स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 6 है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो ट्रायंगल चैप्टर है इसमें 6.1 थ्योरम है, प्रमेय इसको हिंदी में बोलते हैं। तो 6.1 प्रमेय को आपको ध्यान से देखना है। 6.1 प्रमेय का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। ठीक है, 6.1 का जो नाम है वो थेल्स प्रमेय है, ये आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय है। इस प्रमेय को आपको सिद्ध करना है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इस थ्योरम से ही होंगे। तो ये थ्योरम आपको सिद्ध करनी आनी चाहिए। पेपर में डायरेक्ट बोलता है कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना है पहले। ठीक है, जब आपको ये स्टेटमेंट याद होगा तभी आप इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये कथन आपको याद करना है। देन इस स्टेटमेंट को सिद्ध कैसे करते हैं वो मैं आज के लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर में हर साल आती है, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखिए, तो बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या है कि एक भुजा BC है, इसके समांतर आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, सपोज दैट आपने ये लाइन इसके पैरेलल खींची है, ड्रॉ की है। ठीक है, लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको आप बोलेंगे D। क्या बोलेंगे? D ऑफ E या DE। ठीक है, BC के समांतर एक लाइन खींची है जो DE है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया था कि जो DE लाइन है वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या है कि जो D लाइन है इस लाइन को AB को D पॉइंट पर कट करती है और जो DE लाइन है वो EC लाइन को E पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, तो अब देखिए DE लाइन क्या कर रही है, AB और AC को दो भागों में बांट रही है। एक तो देखिए इस लाइन ने AB के दो भाग बनाए AD और DB, और इस लाइन ने AC के दो भाग बना दिए AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब बोलता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल रेशियो में होती है, इक्वल अनुपात में होती है। ठीक है, ये जो लाइन DE है वो BC के समांतर ही आपको दिया हुआ है, और ये लाइन DE अन्य दो भुजाओं AB और AC बराबर अनुपात में बांटती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे वो ध्यान से यहाँ पर देखना है। सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। तो डियर स्टूडेंट, दिया है बोलते हैं हम गिवन। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको इंग्लिश में हम गिवन बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? आपको दिया होगा एक त्रिभुज दिया होगा ABC, तो आपको लिखना है दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में आपको दिया है कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। मतलब क्या है? BC DE के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको बोलना है DE जो समांतर है वो किसके है? BC के। DE लाइन क्या है? BC के समांतर है। ये आपको दिया होगा। क्या आपको दिया है? आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू प्रूव। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये लाइन DE है वो AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। मतलब क्या होगा? AD अपॉन में DB का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर होगा AE अपॉन EC के अनुपात से। AE अपॉन में EC। ठीक है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC अनुपात बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रचना में क्या करेंगे हम सबसे पहले हम यहाँ से, ठीक है, पॉइंट D से इस साइड AC पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो आपको वही यहाँ पे बाद में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट D से साइड AC पर एक लंब ड्रॉ करेंगे जिसको मैंने बोल दिया DM। इसको M मान ले पॉइंट को। ठीक है,
और सिमिलरली आप क्या करना है, साइड AC से यानी E पॉइंट से इस AB पर एक लंब डालना है, ठीक है। तो E पॉइंट से हम क्या करेंगे, सिमिलरली E पॉइंट से हम एक लंब डालेंगे AB पर, ठीक है। E पॉइंट से हम एक लंब डालेंगे AB साइड पर, ऐसे। ये लंब डाला है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। क्या किया हमने D पॉइंट से AC साइड पर लंब डाला DM, और E पॉइंट से AB साइड पर लंब डाला हमने EN, यहाँ मान लो N है, EN, ठीक है। इतना काम हमने किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, BE और CD को मिला देंगे, ठीक है। एंड ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं। अब जितना काम हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है वो काम आपको रचना में लिखना होता है, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, हमने DM को लंब डाला है AC पर, AC साइड पर, DM लंब AC, कॉमा, फिर हमने क्या किया है, EN को लंब डाला है AB पर, EN लंब AB, तथा हमने क्या किया है, BE व CD को मिलाया, तथा BE व CD, ठीक है। BE व CD को मिलाया, BE व CD को मिलाया, ठीक है। इतनी बात आपको लिखनी होती पहले। सबसे पहले क्या लिखा है एग्जाम में, जो गिवन था, गिवन क्या था, एक त्रिभुज ABC था जिसमें DE समांतर BC था, और प्रूव करना था कि AD अपॉन DB AE अपॉन AC होगा। एंड रचना में आपने क्या किया, DM लंब डाला AC पर और EN लंब डाला AB पर, ठीक है, और BE व CD को मिला दिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब लिखना है उपपत्ति। अब क्या लिखते हैं, प्रूफ, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में उपपत्ति। तो उपपत्ति को बोलते हैं प्रूफ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रूफ में कैसे करना है वो आपको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम इतना काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पहले स्टेप आपको दिखने चाहिए सारे। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जब अगर एक समकोण त्रिभुज होता है ऐसे, ये इसका बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। और इसका एरिया आपको निकालना हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार आप यूज करें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, आधार 1/2 सेम रहेगा। आधार क्या, देखिए ADE में अगर ये इसकी हाइट ट्रायंगल की परपेंडिकुलर, तो ये AD आधार है इसका, ठीक है। तो AD हो गया आधार, ऊंचाई क्या होती है, लंबवत होती, परपेंडिकुलर होगी तो EN, ऊंचाई हो गया EN, ठीक है। और ये है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, DBE का क्षेत्रफल चाहिए होगा, DBE का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, आधार तो आपको ये वाला लेना है, लेकिन हाइट आपको ये लेनी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, तो इसकी हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ से इसको बाहर की साइड इस पर लंब डाला है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है, ये ध्यान रखना है। तो बेस हम क्या लेंगे, बेस हम लेंगे BD, इतना बेस है। हाइट के लिए बस हमें ये लेनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2
बेस इंटू हाइट होता है तो बेस कितना BD है, हाइट सेम वही है दोनों की EN, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको मानना है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम पेज चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 2, इन दोनों को सबसे पहले आपको भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको हम भाग करेंगे त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल से, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो राइट को राइट से करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1/2, ये आपको दिख रहा होगा ना, देखिए यहाँ पे 1/2 AD इंटू EN, 1/2 AD इंटू EN, तो 1/2 AD इंटू में EN, ठीक है, ये था AD का क्षेत्रफल। अब देखिए DBE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 BD इंटू EN, 1/2 BD इंटू में EN, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इन दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना AD इंटू में EN है और BD इंटू में EN है, ठीक है, ये बच गया। अब EN से EN कट हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में क्या बचा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इतना बच गया, ठीक है। और राइट में क्या बचा, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB बोलो या BD बोलो, एक ही बात है, तो AD अपॉन में BD, ठीक है। इसको मान लेना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, 2 मानी थी, इसको 3 मानेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आपको ध्यान से देखना है। तो डायग्राम में वापस देखिए, आपने क्या किया, सबसे पहले ADE ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर DBE का एरिया निकाला। अब आपको सेम काम इधर वाली साइड के लिए करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे CED का, ठीक है। पहले आपको इसका निकालना है, अब फिर इसका निकालना है, ठीक है। पहले क्या किया था आपने, ADE का निकाला था, DBE का निकाला था। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और CED का निकालेंगे, ठीक है, इसका और इसका निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ADE का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ADE के लिए अब मैं आधार लूंगा इधर वाला, ठीक है, पहले लिया था मैंने इधर वाला, अब लूंगा मैं इधर वाला, ये आधार है और ये लंबवत ऊंचाई है, तो AE और DM। तो यहाँ पर आधार है तुम्हारा AE और ऊंचाई है DM, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ADE का क्षेत्रफल निकाल दिया, अब CED का निकालूंगा, तो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है, 1/2 आधार, ठीक है। देखिए CED त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, CE, और ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई होती है परपेंडिकुलर, ऊंचाई के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा इस ट्रायंगल से बाहर आना पड़ेगा, तो DM, ठीक है। तो CED ट्रायंगल में CE तो बेस है और DM हाइट है इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो CE तो बेस है और हाइट क्या है, DM है, ठीक है। तो समझ में आ गया, CDE में ये वाला बेस लेंगे और इसकी हाइट निकालने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और इस पर एक लंब डालना पड़ेगा, तो ये इतनी हाइट मानी जाएगी इसकी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब इसको मानना है आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, समीकरण 4 डिवाइड बाई समीकरण 5। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 ए ई इंटू में डी एम। और यहाँ पर देखिए सी ई डी का क्षेत्रफल कितना था, 1/2 सी ई इंटू में डी एम। ठीक है, अब दोनों में देखिए डी एम सेम है, तो डी एम से डी एम कट हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, डीएम से डीएम कट हो गया, तो क्या बचा, ए ई अपॉन में सी ई बचा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर आप 6, इसको 5 माना था, इसको 6 मानना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि 3 इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 3 वाली और ये वाली इक्वेशन 6 वाली कैसे बनी है। ठीक है, इन दोनों का यूज होगा अब आगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको एक चीज़ और क्या समझनी है। जब मान लो एक आधार है आपके पास, ठीक है, एक आधार पे एक ट्रायंगल आपने ऐसे बना दिया, एक ट्रायंगल आपने ऐसे बना दिया, और ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये समांतर है इसके, और इस एक आधार पे आपने कॉमन बेस पे आपने एक ट्रायंगल तो ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बनाई है। ठीक है, और दोनों रेखाएं समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात याद क्या रखनी है कि दो समांतर रेखाएं हो और दोनों त्रिभुज का एक ही आधार हो। एक आधार से अगर दो ट्रायंगल बनेंगे, ये और ये, तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं यही बात यहाँ पे लिखूंगा। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखिए क्या है कि ये एक बेस है BC, और इसी बेस से आप देख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल बना है CBE, और इसी बेस से CDB बना हुआ है। ठीक है, तो इसी एक बेस से ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है और ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो दोनों बिल्कुल सेम बेस पे बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हो रही है, देखिए अगर आप इस फिगर को घुमा के देखोगे तो ये बेस है इसका, तो इस बेस पर देखिए एक ट्रायंगल तो ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल तो ये बना हुआ है, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ठीक है, कौन से वाले, DBE और CDE, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये बेस मान के चलो, तो इस बेस से एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, ये कैसे बन गया, तो सेम बेस पे जब दो ट्रायंगल बनते तो वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो आपको यही बात यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये आपको लिखना है कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि DBE त्रिभुज और CDE दोनों एक ही बेस D पर बने हुए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वही आपको लिखना है। तो देयरफॉर आपको लिखना है त्रिभुज DBE। ठीक है, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल।
ठीक है। DBE और CED इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि ये सेम बेस पर बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये मान कहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको मान लेना कोई इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन आपने क्या मानी थी, इक्वेशन आपने मानी 6, इसको मानना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिए 3 इक्वेशन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 3 इक्वेशन हो गया और इसके बाद कौन सी इक्वेशन थी। अब देखिए 3 इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, 3 और 6 इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, मैं 6 इक्वेशन में DBE क्षेत्रफल की जगह में क्या लिखूँगा, मैं DBE के क्षेत्रफल की जगह लिखूँगा CED का क्षेत्रफल, क्योंकि DBE यहाँ पर देखिए DBE का क्षेत्रफल बराबर है CED के। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 3 व समीकरण 7 से, 7 है ना, समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 7 से। तो समीकरण 3 और 7 से आप क्या कह सकते हैं कि DBE की वैल्यू क्या है, CED है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इधर की जगह देखिए ADE का क्षेत्रफल सेम रखूँगा, DBE की जगह में क्या लिख सकता हूँ, CED का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ऊपर वाला तो आपने सेम रखा है, ठीक है, ऊपर वाला तो सेम रखा है यहाँ पर ये वाला, बस DBE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, CED के। तो DBE को हटा के आपको लिखना है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है, AD अपॉन में DB। इसके बाद क्या आता है, AD अपॉन DB है, ये BD है, ये सेम रहेगा, ठीक है। और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूर मान लो, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 6 और 8, ठीक है, 8 वाली इक्वेशन ये वाली है और 6 वाली इक्वेशन ये है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। देखिए ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी देखिए ADE का क्षेत्रफल, और नीचे देखिए CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल। तो इक्वेशन नंबर 6 और 8 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। या तो आप ये मानिए कि इस सेम चीज़ से ये वाली सेम चीज़ कट हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो आपको लिखना है यहाँ पे समीकरण 6 व समीकरण 8 से, समीकरण 6 व समीकरण 8 से, ठीक है। दोनों से देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम तो कट जाएगी, तो राइट इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, AD अपॉन में BD है, और इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 6 में देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, 3 तो हो गया था, इक्वेशन 6 में देखिए AE अपॉन में C है, AE अपॉन में C है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना था, पहले आप वो देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है पहले वो देखिए आप, AD अपॉन DB, देखिए AD अपॉन DB है, इसको आप लिख सकते हैं AD अपॉन D पहले, B बाद में, ठीक है। और इसके बाद AE अपॉन EC, तो यहाँ पर पहले लिखिए आप AE, फिर लिखिए EC, ठीक है। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, ये थेल्स प्रमेय होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, मेन चीज़ है डायग्राम बनाना और गिवन लिखना, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, एग्जाम में 5 मार्क्स में आती ही आती है, ठीक है।